हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास इंग्लिश टर्म 2 का पार्ट ए पैक्ट विद द सन। इस वीडियो में हम लोग जो पांचों चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं, जो कि हैं व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स, ए पैक्ट विद द सन, द वंडर कार्ड सीप, ए स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और इस वीडियो को एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके एग्जाम में सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ये कहानी है एक बंदर की जो नदी के किनारे एक पेड़ पे रहा करता था। उसने उस पेड़ पे अपना छोटा सा घर बना रखा था और उस पेड़ पे काफी फल लगे हुए थे। वो इन फलों को खाता था और यहाँ बहुत ही आनंद से रहा करता था। लेकिन उसे एक समस्या थी कि उसे बड़ा ही अकेलापन यहाँ पे महसूस होता था। उसे एक साथी की आवश्यकता थी जो उसके साथ बात कर सके और उसके साथ ये जो मीठे मीठे फल हैं उन्हें खा सके। लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखाई देता था, इसलिए वो मंकी जो है, बंदर जो है, वो बड़ा ही उदास रहा करता था। एक दिन की बात है, एक क्रोकोडाइल जो है वो नदी के किनारे आया और मंकी ने उसने कहा, अरे हेलो, क्या तुम इसी नदी में रहते हो और क्या तुम कुछ फल खाना चाहोगे? तो क्रोकोडाइल ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पे भोजन की तलाश में आया था मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए। अगर तुम मुझे कुछ फल देते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उस बंदर ने कुछ फल तोड़े और उन्हें मगरमच्छ को दे दिया। वो क्रोकोडाइल बहुत ही अधिक खुश हुआ क्योंकि जो फ्रूट जो थे वो बहुत ही स्वादिष्ट थे। उसने कहा कि अगर मैं अगली बार आऊं तो क्या मुझे तुम कुछ और फल दोगे? तो बंदर ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम यहाँ जितने चाहो उतने फल ले सकते हो और तुम अपनी पत्नी के लिए भी लेके जा सकते हो। यहाँ तुम दोबारा आते रहना और मुझे बड़ा ही यहाँ पे अकेलापन महसूस होता है। तुम अगर आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इस प्रकार से वो मगरमच्छ जो है वो उस बंदर के पास अक्सर आने जाने लगा। वो काफी समय तक बैठे रहते, आपस में बातें करते और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उनकी बातें कभी भी खत्म नहीं होती। वो पूरे दिन बातें करते रहते, आसपास के पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, गांव के बारे में, गांव के लोगों के क्या क्या समस्याएं हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करते और गांव के लोगों को फसल उगाने में किस तरह की समस्याएं हैं, बारिश क्यों नहीं आती है, वो सारी बातें वो करते रहते थे। एक दिन की बात है, मगरमच्छ जो है उसको उस बंदर के पास बहुत अधिक समय लग गया और उसकी पत्नी जो है वो उसका इंतजार कर रही थी। जब मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो वो उससे बहुत अधिक नाराज हुई कि तुम इतना समय कौन से दोस्त के साथ बिताते हो और ये मीठे मीठे फल तुम वहीं से लाते हो क्या? तो मगरमच्छ ने बताया, हाँ, मेरा एक प्यारा दोस्त है जो कि एक बंदर है। वो एक नदी के किनारे पेड़ है, उस पे रहता है। वही तुम्हारे लिए मीठे मीठे प्यारे प्यारे फल भेजता है। अब तुम ये मत समझ लेना कि मैं पेड़ पे चढ़ के ये फल लेके आता हूँ। मगरमच्छ की पत्नी कहने लगी, एक अच्छा मंकी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर इस मंकी को तो मुझे खा लेना चाहिए और इस मंकी का मैं जो दिल है वो मैं खाना चाहूंगी। तो वो मगरमच्छ जो है वो चिल्लाया, कितनी मूर्खता की तुम बात कर रही हो, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। हाँ, कभी कभी स्वाद बदलने के लिए अगर मैं किसी बंदर को खा लूं तो वो अलग बात है, लेकिन ये मेरा पक्का मित्र है, मैं इसे नहीं मार सकता। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, मेरे लिए तुम्हें उसे लाना पड़ेगा, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं लेके आऊंगा, मैं बंदर को यहाँ नहीं लेके आऊंगा वरना तुम उसे खा जाओगी। उसकी पत्नी क्रोधित हो गई, वो पानी के अंदर नीचे चली गई और उसके छोटे छोटे बच्चों को मगरमच्छ के पास छोड़ दिया। अब मगरमच्छ बहुत अधिक परेशान हो गया, वो बड़े ही उलझन में आ गया कि अब वो क्या करे। वह अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करता था और दोस्त को भी बहुत अधिक प्रेम करता था, लेकिन उसने अंततः सोचा कि मुझे मेरी पत्नी की ही साइड लेनी पड़ेगी। इसलिए उसने सोचा कि अब मुझे अपने दोस्त को धोखा देना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। उसने सोचा कि मैं बंदर को अपने घर खाने पे बुलाऊंगा और फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। वह बंदर के पास पहुंचा और उससे कहा, मेरी पत्नी तुम्हें खाने पे बुलाना चाहती है,
और उसने कहा कि तुम जो फ्रूट्स देते हो वो भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो तुम्हें खाने पे बुलाना चाह रही है। तुम मेरे साथ आज ही मेरे घर चलो। बंदर बहुत ही अधिक खुश हुआ, बोलो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ के चल सकता हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया कि वो मगरमच्छ के घर पे जाएंगे। बंदर आज बहुत खुश था, वो अपने दोस्त के यहाँ दावत के लिए जा रहा था, लेकिन मगरमच्छ जो था वो काफी लंबे समय तक अपने मन की बात को छिपा नहीं सका। उसने नदी के बीच में अपने दोस्त से कहा कि दोस्त मुझे माफ कर देना, अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें पानी के अंदर ले जाके मार दूंगा। मेरी पत्नी जो है वो तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है और वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। बंदर बहुत दुखी और उदास हुआ, लेकिन वह बहुत चालाक था, उसने अपना धीरज नहीं खोया। उसने उससे कहा, अरे दोस्त, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम तो मेरे एकमात्र दोस्त हो और मेरा शरीर और मेरा दिल तुम्हारी पत्नी की इच्छा से बढ़कर थोड़ी ही है। लेकिन तुम भी कितने पागल हो, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं अपना दिल भी साथ लेके आता। तब मगरमच्छ ने कहा कि तुम्हारा दिल कहाँ पे है, मैंने सोचा तुम इसे हमेशा अपने पास रखते होंगे। अरे दोस्त, तुमने गलती कर दी, मैं दिल को हमेशा अपने पास नहीं रखता, मैं इसे पेड़ पे रखता हूँ। तो अब क्या करें? बंदर ने कहा, चलो वापस चलते हैं और मैं अपना दिल लेके आता हूँ। इस प्रकार वो वापस लौट गए और इस प्रकार वो वापस लौटने लगे और मगरमच्छ ने धीरे धीरे उस बंदर को उसी पेड़ पे पहुंचा दिया जहां पे वो रहा करता था। मगरमच्छ ये नहीं समझ पाया कि वो अब उस बंदर की चालाकी में फंस चुका था। जैसे ही पेड़ नजदीक आया तो बंदर जल्दी से पेड़ पे चढ़ गया और उसने गहरी सांस ली। उसने एक दो फल वहां से तोड़े और उन्हें नीचे फेंका और उसे कहा कि तुम्हारी पत्नी को जाकर ये फल दे देना, क्योंकि वो मेरे दिल खाने के बजाय इन फलों को ही खा लेगी। ये अच्छे ताजा फल हैं, उसके शरीर और दिमाग के लिए अच्छे रहेंगे। दोस्त अलविदा, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो हम अब कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। मगरमच्छ उसकी सारी बात को समझ गया था, वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो वापस लौट गया अपनी पत्नी को बताने के लिए कि उसके साथ में क्या हुआ। वंडर कॉल्ड स्लीप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, स्लीप का मतलब है सोना और वंडर का मतलब है आश्चर्य। तो आज हम उस आश्चर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं सोना। ऐसा कहा जाता है हर एक मनुष्य के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम लोग सही ढंग से नहीं सो पाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और भी नींद से जुड़े हुए बहुत सारे फायदे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम नींद के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि नींद आने का कारण क्या है। वास्तव में नींद जो है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें आराम मिलता है। इस तरह का आराम जिसमें हम बिल्कुल बेहोश अवस्था में रहते हैं। जब भी हम सोते हैं तो क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो एक प्रकार की हमारे दिन की जो क्रियाकलाप है उससे हमें जो फैटिग मिलती है, फैटिग का मतलब होता है थकान, उससे हमारी शरीर में जो थकान होती है उसको दूर करने का एक जरिया है। आपने देखा होगा, एक अच्छी नींद लेने के बाद में हमें बहुत अधिक आराम मिलता है और उसके बाद में हमारा शरीर और ज्यादा तंदुरुस्त हो जाता है और फिर से हम दोबारा किसी काम को करने के लिए पूरी रूप से तैयार हो जाते हैं और अगले दिन में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन्हें हम आसानी से करने के लिए पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब हम सोने के बाद में अगली सुबह उठते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमें रात को सोते समय हमारे साथ में क्या हुआ वो याद रहता है। हो सकता है हमें कोई हमारा सपना याद रहे, लेकिन बाकी जो हमारी नींद रहती है वो एक अंधकार से भरी हुई रहती है, जिसमें हमें कुछ भी नहीं पता रहता कि हमारे साथ क्या हुआ।
जब हम सोते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं होती है। हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जब हम गहरी नींद के अंदर चले जाते हैं तो हमारी मसल्स को बहुत अधिक आराम मिलता है और हमारी दिल की धड़कन जो है वो धीरे धीरे चलती है। हमारा जो शरीर का तापमान होता है वो सामान्य गति पे होता है और उसी के साथ साथ में हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी नीचे चला जाता है। इसका मतलब हमारा जो शरीर है वो थकान से परे हो जाता है। हमारा जो शरीर का सबसे तेज जो हिस्सा है जिसे हम लोग दिमाग कहते हैं उसे भी सोते वक्त बहुत अधिक आराम मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। परंतु जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग सोते हुए सपने भी देखते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल अवस्था में पहुंच जाता है। हमारे दिल की जो धड़कन है और हमारे सांस लेने की गति है वो भी पूरी तरह से उसी प्रकार से वापस हो जाती है जब हम लोग नींद से उठते हैं। और नींद में हमारे साथ में क्या हुआ वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि हमारे कुछ सपने हमें याद रह जाएं। वास्तव में सपना क्या होता है? सपना जो होता है वो एक हमारे दिमाग की इस प्रकार की अवस्था होती है जो हमें नींद में अलग अलग कल्पनाओं के साथ में जोड़े रखती है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो संभव हो सकते हैं और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो संभव नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हम लोग सपने देखते हैं वैसा संभव होगा जब हम नींद से वापस जागेंगे। परंतु कई बार कुछ सपने सच भी हो जाते हैं। सपने हमारे लिए कई प्रकार से महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। उसका एक कारण ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो सपने जब हमें आते हैं तो बाहर के जितने भी डिस्टरबेंसेस होते हैं उनसे हमारी नींद टूटती नहीं है। जैसा कि आपने कई बार अनुभव किया होगा, सुबह के समय जब अलार्म क्लॉक बजती है तो आपको ये लगता होगा कि सपने में कोई टेलीफोन की घंटी या कोई डोरबेल बज रही होगी और हम लोग नींद में सोते रहते हैं और इसी नींद में उसका जवाब दे देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये पाया है कि एक व्यक्ति के सपनों के बारे में अगर जान लिया जाए तो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का भी पता लगाया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति के सपनों का गहनता से अध्ययन किया जाए तो उसकी समस्या का हल भी किया जा सकता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सपनों के द्वारा हम किसी के भविष्य को नहीं बता सकते। सोना हमारे लिए सबसे कॉमन अनुभव है, लेकिन हमारे में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस अनुभव की ताकत को और आश्चर्य को पहचानते हैं। बहुत सारे लेखक और कवि ऐसे हैं जिन्होंने इसके महत्व के बारे में बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे पाठ भी लिखे हैं। ए पैक्ट विद द सन। पहले आपको जानना यहाँ जरूरी है कि पैक्ट का मतलब क्या होता है। पैक्ट का मतलब होता है समझौता या कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही शानदार कहानी है। इस शानदार कहानी में ये बताया गया है कैसे एक बच्ची अपनी माँ के लिए सन के साथ में एक प्रॉमिस करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और कैसे वो उसे पूरा कर पाती। ये कहानी है सईदा की मदर की। सईदा एक छोटी सी लड़की है। उसकी जो मदर है वो काफी समय से बीमार है। उसे बुखार है, खांसी है और पूरा शरीर में दर्द है और उम्र के साथ साथ में उनका स्वास्थ्य भी कमजोर होता जा रहा है। बहुत सारे डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया गया, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार दिखाई नहीं दिया और उनकी जो हालत है दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। सईदा की जो मदर है वो बहुत कमजोर होती जा रही है और अब वो बहुत थोड़ा खाना खाती है और उन्हें ये भी कहा गया है कि वो अपने आप को कमरे में बंद रखे और बाहर नहीं जाए। वो एक छोटे से कमरे में अपने आप को बंद रखती है
और खिड़कियां दरवाजे भी बंद रखती है ताकि बाहर की रोशनी और हवा जो है उन्हें नहीं लग सके। जब उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी तो उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों ने उनसे कहा कि आपको किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा हो, परंतु वो आपका इलाज कर पाएंगे। अब जीवन जो है वो पैसे से अनमोल होता है। इसलिए सईदा की मदर ने सोचा कि अब मुझे इनकी सलाह को मानना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ ट्रिंकेट्स का मतलब होता है छोटे गहने, उन गहनों को बेच दिया और डॉक्टर की फीस चुकाने के लिए वो तैयार हो गई ताकि उनका इलाज हो सके और वो दवाइयाँ भी ले सके। कुछ दिनों में डॉक्टर वहाँ आया। उन्होंने सईदा की मदर की जांच की और उन्होंने कुछ महंगी दवाइयाँ लिख दी। और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि सईदा की मदर को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो डॉक्टर ने जवाब दिया जो भी उनकी इच्छा हो, चपाती, सब्जियां, दूध, फल आदि वो कुछ भी खा सकती है। लेकिन उसके साथ में ही उन्होंने एक बात कही कि इस अंधेरे से भरे हुए होवेल का मतलब है झोपड़ी या कमरा, इस कमरे को उन्हें छोड़ना होगा और एक बड़े कमरे में उन्हें जाना पड़ेगा जहां के दरवाजे और खिड़कियां खुले हो और रोज उन्हें 8 से 9 बजे सुबह सूर्य की रोशनी में बैठना होगा। सूर्य की रोशनी और ताजा हवा, ये दो चीजें ऐसे हैं जो उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन दोनों का उन्हें मिलना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर और उसकी जो राय है वो सबके लिए एक विवाद का मुद्दा बन गई, क्योंकि पहले जो चीजों के लिए बिल्कुल मना किया गया था, डॉक्टर ने उसके उलट बातें कर दी। पहले सईदा की मदर को बाहर निकलने के लिए और ताजी हवा के लिए मना किया गया था, परंतु अब जो है उन्हें कहा गया है कि बाहर निकलना है और सुबह धूप में बैठना है और ताजी हवा उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि इनकी खांसी बहुत ज्यादा है, इसलिए इन्हें बाहर बैठना सही नहीं रहेगा। लेकिन एक युवा पड़ोसी ने कहा कि नहीं, डॉक्टर ने जो कहा है वो सही रहेगा। इस प्रकार से उनमें काफी समय तक वाद विवाद होता रहा और अंततः सईदा की मदर ने कहा, मैं परिणाम के बारे में चिंता नहीं करूंगी, मैं तो उतना ही काम करूंगी जो डॉक्टर ने मुझे कहा है और मेरे बिस्तर को यहाँ से बाहर ले जाओ और मुझे धूप में बैठने की अनुमति दो ताकि सुबह 8 से 9 मैं 1 घंटे धूप में बैठ सकूं। अगली सुबह सईदा जो थी वो बाहर आती है तो उसने क्या देखा कि मौसम जो है वो बादलों से घिरा हुआ है, कहीं भी सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। वो बहुत दुखी हुई और सईदा की जो मदर है वो भी बहुत दुखी हुई। सईदा जो है वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपने सूर्य देव को क्यों छिपा दिया, अब मेरी माताजी ठीक कैसे होंगी। सईदा बाहर खेल रही थी और उसने देखा कि उसकी जो मदर है वो कमरे के अंदर बैठी थी दोपहर के समय में और थोड़ी सी रोशनी जो है वो बाहर आई। वो दौड़ के अपनी मदर के पास गई और उनसे कहा कि थोड़ी सी रोशनी आई है, आप बाहर आ सकते हो। लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों ने कहा, नहीं, ये बहुत देर हो चुकी है, इस समय की जो सूर्य की रोशनी है वो उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगी, इसलिए उन्हें वापस अंदर ही रहना पड़ा। अब जैसा कि आप जानते हो, बच्चे जो होते हैं उनकी एक अपनी भाषा होती है, वो पेड़ पौधों से, पंछियों से, सूर्य से, चंद्रमा से आदि से और साथ ही साथ भगवान से भी अपनी भाषा में बात करते हैं। उसी प्रकार से अपनी प्यार भरी भाषा से सईदा जो है वो सूर्य की अंतिम जाने वाली किरणों से बात कहने लगी कि मेरी प्यारी बहनों, तुम कल अवश्य आना, मुझे तुम्हारी गर्मी और रोशनी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप सब लोग तो जानते ही हो मेरी माँ कितनी बीमार है, इसलिए मुझे आपकी आवश्यकता है। और सूर्य की रोशनी ने कहा, तुम उदास मत हो, कल हम सही समय पे आ जाएंगे। अगले दिन की बात है, जब सुबह मौसम सही था और सूर्य की जो किरणें हैं वो धरती पे जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी सूर्य ने कहा, आज हमारी छुट्टी है, आज हम लोग यहीं रहेंगे, आज हमें पृथ्वी पे नहीं जाना है।
आज हमारा जो रास्ता है वो घने मोटे बादलों से घिरा हुआ है। अब ये छोटी जो किरण है जो कि पृथ्वी पे जाना चाहती थी वो चुप रही। एक जो किरण है जिसने छोटी सईदा से वादा किया था, तो उसने कहा कि सर मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। मैंने सईदा को वादा किया है कि मैं उसकी मदर को ठीक करूंगी। उसकी मदर बहुत बीमार है और उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं बादलों के अंदर से उन्हें रोशनी प्रदान करूंगी और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसकी मदर ठीक कैसे होगी। ऐसा कहने पे सूर्य की किरणें जो हैं वो सूर्य के प्रति विरोध जताने लगी और सभी ने कहा कि अगर हम अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो ये सोचेंगे कि सूर्य की किरणें हैं वो झूठी हैं और वो झूठ बोलती है। तो सूर्य ने फिर कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम जा सकती हो, परंतु अपने कपड़ों का ध्यान रखना। बादल जो है वो पानी से भरे हुए हैं। सूर्य की छोटी किरण ने कहा हमारे कपड़ों की चिंता मत करो, हम इन्हें तुरंत बदल लेंगे। और वो तुरंत पृथ्वी की तरफ दौड़ पड़ी। चारों तरफ बादल घिरे हुए थे, लेकिन ये जो छोटी छोटी किरणें हैं ये उनके बीच में से निकल के आ रही थी और वो सीधे सईदा के घर तक पहुंच रही थी। सईदा जो थी उसने उनको आते हुए देखा। वह हंसी खुशी से गाने लगी। वह जोर जोर से अपनी माँ से कहने लगी अम्मा अम्मा, सूर्य जो है वो आ चुका है, जल्दी आओ, बाहर आओ, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। वो बूढ़ी औरत है वो तुरंत बाहर आके बैठ गई और इसी प्रकार से वह धूप में सूर्य की किरणों का आनंद लेती रही और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो कई महीनों से बाहर निकली थी और सूर्य की किरणें और ताजा हवा का आनंद ले रही थी। इससे उसमें एक नए जीवन का संचार हुआ। उसका पीला पड़ता हुआ चेहरा अब चमकने लगा, उसकी आंखें भी चमकने लगी। उसने अपनी बेटी को देखा, वो भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। सुबह की ताजा हवा में एक बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी जो आसपास के फूलों को महका रही थी। आसपास में जो पंछी थे वो अच्छा अच्छा गाना गा रहे थे। सईदा की मदर को अब बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद में सईदा इन सूर्य की किरणों की मदद से बहुत ज्यादा ठीक हो गई। अब उसे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। अब उसे डॉक्टर की सलाह को ही मानना है कि रोज सुबह 1 घंटे धूप में बैठना है ताकि उसे सूर्य की किरणें और उसके लंग्स को ताजा हवा रोज मिल सके। तो इस प्रकार से एक छोटी बच्ची ने सूर्य की किरणों से एक वादा लिया, तो सूर्य की किरणों ने उसे दिया हुआ वादा निभा दिया। What happened to the reptiles? रेप्टाइल्स जैसा कि आप जानते हैं रेंगने वाले जीवों को कहा जाता है। तो रेप्टाइल्स को क्या हो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हो सकता है आपको इस कहानी पे यकीन आए या ना आए, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये कहानी बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस जगह की ये कहानी है उस जगह का नाम है पंबुपति और मैं उस जगह पे गया हुआ हूँ। पंबुपति एक ऐसा गांव है जो जंगल के किनारे है। ये एक पहाड़ी के पास है और उसके पास में बहुत लंबा चौड़ा एक जंगल है जो किसी हरे कारपेट की तरह दिखाई देता है। और इस गांव में बहुत ही प्रकार के लोग रहते थे, काले गोरे लंबे छोटे और अनेक प्रकार के लोग यहाँ रहते थे जो अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते थे, अलग अलग प्रकार का खाना खाते थे और इनमें से कुछ मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करते थे और बाकी के लोग मस्जिद में भी पूजा करने के लिए जाया करते थे। मेरा नाम प्रेम है और मैं इस गांव से बहुत दूर रहता हूँ और मैंने इस गांव के बारे में सुना था, लेकिन मैं वहां कभी भी नहीं गया था। लेकिन पिछले साल मेरे साथ में कुछ ऐसी घटना घटी कि मुझे अपने गांव को छोड़ना पड़ा। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि हमारे गांव के पास में मंदिर और मस्जिद जला दिए गए और लोग पागल हो गए। वो एक दूसरे से लड़ने लगे और बहुत भयंकर दंगे की शुरुआत हो गई। मैं रात्रि को 3 बजे उठा तो मैंने देखा कि चारों तरफ लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे और लोगों के घरों में आग लग गई थी और मेरे घर के भी किसी ने आग लगा दी थी। और मैंने फटाफट कुछ कपड़े लिए, कुछ पैसे लिए और
छोटे गणेश जी की मूर्ति को लेके मैं वहां से दौड़ा। मैं दिन रात दौड़ता रहा और जब तक मेरे पैर नहीं थक जाए तब तक मैं दौड़ता ही गया। मैं ट्रेन में, बस में यात्रा करता रहा। मेरे पास कोई टिकट नहीं थी, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि सभी लोग दौड़ रहे थे और मैं भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। अंततः मैं पंबुपति गांव पहुंच गया और वहां पे कुछ लोग और भी थे। हम एक कुएं के पास इकट्ठे हुए और मैं जैसे ही कुएं के पास पहुंचा कि मैं कुछ कह पाता, उससे पहले ही मैं बेहोश हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने एक बूढ़े आदमी जिसके सफेद बाल थे और सफेद दाढ़ी थी, उसको अपने पास में पाया। अगले कुछ दिनों तक उस व्यक्ति ने मेरी देखभाल की, मुझे खाना खिलाया और मेरा बहुत अधिक ध्यान रखा। उसने मेरे पैरों को बहुत ही विनम्रता से मालिश की ताकि मेरा दर्द चला जाए। और वहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी, जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, वो मुझसे मिलने के लिए आते थे। मैंने जो वो बूढ़े अंकल जो मेरे दादाजी के समान थे उनसे पूछा कि मैं तो यहाँ कभी भी नहीं आया हूँ, लेकिन ये लोग तो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मुझे जानते हो, और यहाँ तो कोई भी किसी प्रकार से लड़ाई भी नहीं करता है, चाहे भगवान के नाम पे हो या अल्लाह के नाम पे हो। ये तो बहुत ही विचित्र स्थान है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ की कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी सुन के तुम अपने गांव जाकर उन्हें भी इस कहानी को बता देना। हो सकता है इनसे तुम्हारे जख्मों को थोड़ा आराम मिले। तो मैंने कहा, दादाजी जरूर मुझे इस कहानी को अवश्य जल्दी से ही सुनाइए। हो सकता है मैं अपने गांव जाके उन लोगों को भी ये बात बताऊं, पर मैं सोचता हूं कि शायद मैं अपने गांव कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। तब उन दादाजी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हें अपने गांव अवश्य जाना चाहिए ताकि तुम अपने लोगों को कुछ अच्छी बातें समझा सको। तो अब मैं ये तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। ये बहुत समय पहले की बात है, जब यहाँ पे कोई स्कूल नहीं थे, कोई टीचर नहीं थे, तो कुछ बच्चे और उनके माता पिता जो है वो जंगल में गुफाओं में रहा करते थे और जंगल से फल फूल तोड़ के लाया करते थे। उस समय टाइगर्स, पैंथर्स और एलिफेंट जो हैं वो भी इस जंगल में नहीं थे, लेकिन इस जंगल में केवल रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव रहा करते थे, जैसे कि सांप, क्रोकोडाइल, छोटे टर्टल्स, कछुआ, लिजार्ड, छिपकली और भी आदि रेप्टाइल्स यहाँ रहा करते थे। हर महीने पंबुपति के जो रेप्टाइल्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुआ करती थी और इस मीटिंग में सभी लोग आया करते थे। इस मीटिंग में सभी बहुत उत्साहित रूप से भाग लिया करते थे, चाहे वो कोई भी जानवर हो, चाहे वो कछुए हों, चाहे वो लिजर्ड्स हों, चाहे वो क्रोकोडाइल्स हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का रेप्टाइल हो। और इस मीटिंग का जो प्रेसिडेंट है वो मकरा, जो सबसे बड़ा मगरमच्छ है, वो हुआ करता था। और सारे जानवर ये सोचते थे वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। और जैसा कि आप जानते हो, पावरफुल आदमी के साथ में ही रहना सही होता है। अब कुछ दिनों बाद में जब दोबारा मीटिंग होने वाली थी, उससे एक सप्ताह पहले क्या हुआ, मकरा ने एक पत्र जो है वो टॉर्टोइज को भेजा। उन्हें कहा कि आप लोग मीटिंग में नहीं आओगे। और जितने भी टॉर्टोइज थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम मीटिंग में क्यों नहीं आएंगे, ऐसा मकरा ने किस प्रकार का आदेश दे दिया है और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन किसी भी टॉर्टोइज में उस मीटिंग में जाने की हिम्मत नहीं थी। वो बहुत कम संख्या में थे और बाकी लोग बहुत अधिक संख्या में थे और वो मकरा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। मीटिंग शुरू होने से पहले विशालकाय मकरा ने अपने दांतों को चमकाया और उसके बाद जैसे ही मकरा ने कहा, भाइयों और बहनों, जंगल के जितने भी रेप्टाइल्स थे उन सब ने बात करना बंद कर दिया और मकरा अपनी बात को आगे बढ़ाता है। मकरा ने ये कहा कि मैंने ये निर्णय लिया है कि अब हमें हमारे जंगल में टॉर्टोइज की जरूरत नहीं है और मैंने उन्हें कह दिया है
कि आज के बाद में वो यहाँ नहीं आएंगे। और तुम में से क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमें टोरटोइज की आवश्यकता क्यों नहीं है? जितने भी रेप्टाइल्स थे वो इधर उधर देखने लगे। उन्हें बहुत असहज महसूस हो रहा था। सांप है और छिपकली है, वो जब अपने पूंछ को हिलाने लगे, और मगरमच्छ है वो भी आश्चर्य से देखने लगे, परंतु वो कुछ भी नहीं कह सके। एक छोटी सी लिजर्ड ने कहा लेकिन, तभी मकरा ने कहा कोई लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, और चारों तरफ शांति हो गई। एक छोटे से क्रोकोडाइल ने कहा मैं सोचता हूँ। तभी मकरा ने कहा तुम कुछ नहीं सोचते, तुम्हें किसी को कुछ नहीं कहना है। और इन दोनों बातों का विरोध होने के बाद में किसी जानवर ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मकरा ने थोड़ी देर बाद में कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि टोरटोइज की हमें आवश्यकता क्यों नहीं है। वो बहुत धीरे चलते हैं, वो बहुत मूर्ख हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो अपने पीठ पे अपना घर लेके चलते हैं, और ऐसे जानवरों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम ही बताओ लिजर्ड्स, तुम पेड़ पे रहती हो, क्या तुम पेड़ को अपने पीठ पे लेके चलोगी? तभी छोटी लिजर्ड्स ने जवाब दिया नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने टोरटोइज को मना कर दिया है कि वो यहाँ मीटिंग में नहीं आएंगे और पंबुपति छोड़ के चले जाएंगे। जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे पास अधिक जगह होगी और अधिक खाना होगा और अधिक पानी भी होगा, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया है ताकि वो आसानी से यहाँ से चले जाएं। इस प्रकार से 1 सप्ताह के अंदर सारे टोरटोइज छोड़ के चले गए। कुछ समय के लिए ये सारे जानवर दुखी हुए, परंतु बाद में उन्हें लगा कि जो कुछ मकरा ने किया वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब उनके पास अधिक खाना था, अधिक पानी था और अधिक जगह भी थी। लेकिन कुछ समय बाद में कुछ सड़ने की बदबू आने लगी। यहाँ वहाँ जो फल जो थे वो सड़ने लगे, और टोरटोइज जो थे इन सड़े हुए फलों को खाया करते थे, और मकरा को भी गुजरते वक्त अपनी नाक को पकड़ के गुजरना पड़ता था। इसी प्रकार से 1 महीना बीत गया, और 1 महीना बीतने के बाद में अब जंगल से बाहर जाने का नंबर किसी और का था। तो देखते हैं अब कौन बाहर जाता है। इस बार जो बाहर जाने वाले लोग थे वो थे स्नेक्स। अब स्नेक को कह दिया गया कि अब आपको इस जंगल से बाहर जाना है, और जो स्नेक का जो मुखिया नागा जो था उसने मकरा से रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ समय और दे दिया जाए, लेकिन मीटिंग में उन्हें किसी प्रकार का बोलने का मौका नहीं दिया गया, और उन्हें कह दिया कि आप लोग यहाँ से छोड़ के चले जाओ। उनके जाने के बाद में मकरा ने कहा कि स्नेक दुबले पतले होते हैं और वो अजीब प्रकार की आवाज करते हैं, ऐसे अजीब जानवरों की हमारे जंगल में कोई जरूरत नहीं है। और मकरा के सामने किसी को भी बोलने की कोई हिम्मत नहीं हुई। कुछ समय के लिए जंगल के जानवरों को सब कुछ ठीक लगा, लेकिन थोड़े समय बाद में ही फिर कोई समस्या आने लगी। कुछ सप्ताह बाद में ही जंगल में अजीब प्रकार के काम होने लगे। अब चारों तरफ यहाँ वहाँ जहाँ भी देखे वहाँ चूहे ही चूहे नजर आने लगे। पहले जब स्नेक्स थे तो वो चूहों को खा लिया करते थे, लेकिन अब चूहों के बहुत अधिक मजे हो गए हैं। पेड़ों पे, घास पे, झाड़ियों पे, मैदानों में जहाँ भी देखो केवल वो ही नजर आते हैं, और वो लिजर्ड्स के और क्रोकोडाइल्स के जो अंडे हैं उन्हें भी खा जाते हैं। इस बार क्रोकोडाइल के कोई छोटे बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी अंडे थे वो चूहों ने खा लिए थे। अब मकरा को एक बहुत शानदार आइडिया आ गया। उसने सोचा क्यों न हम पूरा जंगल केवल अपने लिए ही रख लें। यहाँ पे कोई भी जीव जंतु नहीं होंगे तो हम आसानी से रहेंगे और हमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इन लिजर्ड्स के बारे में बात करें तो उनकी जो हैबिट है वो बहुत ही अजीब है। वो अपना कलर बदल लेती है और उनके बारे में कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़े समय पहले वो ग्रीन होती है और थोड़े पल बाद में वो रेड होती है। अब सारे जो क्रोकोडाइल थे वो मकरा से बहुत अधिक डरने लगे, इसलिए उन्होंने उसकी बात का समर्थन कर दिया और मकरा बहुत अधिक खुश हुआ। और इस प्रकार से लिजर्ड्स जो हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में जंगल से बाहर चले गए।
क्रोकोडाइल के लिए समय बहुत भयानक था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि जंगल में खुशियां आ रही है या दुख आ रहे हैं। तब एक दिन एक मीटिंग में एक छोटी सी आवाज ने ये कहा कि क्या आप लोग जानते हैं कि इतनी सारी समस्याओं का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है। अचानक सारे लोग शांत हो गए, सारे डर से मकरा की तरफ देखने लगे, लेकिन मकरा जो है वो भी काफी नर्वस नजर आ रहा था। फिर मकरा ने उससे कहा, तुम बताओ ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि ये सारा जो है वो टोरटोइज के साथ में शुरू हुआ। मकरा ने कहा, ठीक है, इसके बारे में और अधिक बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मकरा ये नहीं चाहता था कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे। लेकिन अब सारे क्रोकोडाइल जान चुके थे कि मकरा पहले जितना पावरफुल नहीं रहा और वो हमेशा सही निर्णय भी नहीं लेता है। इसलिए जंगल के जानवरों ने क्या किया, चारों तरफ संदेश भेज दिए और टोरटोइज, स्नेक और लिजर्ड्स को वापस पंबुपति आने के लिए कह दिया। और कुछ समय बाद में सारे जो जीव जंतु इस जंगल में रहा करते थे वो अपने परिवार के साथ में हंसी और खुशी से वापस लौट आए। और 2 महीने बाद में वापस उस जंगल में वैसा ही माहौल हो गया जैसा कि पहले हुआ करता था और सब हंसी खुशी से रहने लगे। दादाजी ने कहा, अरे प्रेम, क्या तुम सो गए या मेरी कहानी को सुन रहे हो या कोई सपनों की दुनिया में चले गए? प्रेम ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादाजी, मैं तो ये सोच रहा था कि काश मेरा गांव भी ऐसा ही बन जाए और मैं मेरे गांव के सारे लोगों को ये कहानी अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन क्या होगा अगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो? तब दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारा काम है उन्हें ये कहानी बताना। 1 बार नहीं 2 बार बताना। कोई तुम्हारी बात पे हंसेगा और हो सकता है वो ये भी कहे ये बात सच नहीं है, लेकिन कभी न कभी वो इस बात को समझेंगे और इस बात पे विश्वास अवश्य ही करेंगे। स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब या बिल्कुल अलग। रेसलिंग का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, पहलवानी का ये मैच है। ये बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। ये एक व्यक्ति और एक भूत के बीच की लड़ाई है जो बहुत ही रुचिकर है। तो ये कहानी है एक ऐसे पहलवान की जिसका नाम है विजय सिंह। ये बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी है, उसकी भुजाओं में बहुत ज्यादा ताकत है और वो किसी दैत्य से कम नहीं लगता है। विजय सिंह जो है, लोग कहते हैं उनके बारे में कि वो पैदा ही बहुत अच्छे पहलवान के रूप में हुए हैं और वो दुनिया में किसी भी पहलवान को आसानी से पराजित कर सकते हैं। लेकिन इस पहलवान में केवल एक ही कमी थी जो उसे कई बार मुश्किलों में डाल दिया करती थी। वह गप मारने का बहुत बड़ा आदी था। वह लंबी लंबी गप लोगों के सामने मार दिया करता और हम ऐसा भी कह सकते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें, झूठी झूठी बातें लोगों के सामने बोल दिया करता। एक बार वह मार्केट में बैठा था और उसके आसपास कई लोग थे। उसने वहां पे दूध के बहुत सारे ग्लास खाली कर दिए और अचानक घोषणा कर दी कि लोग भूतों से क्यों डरते हैं? मैं तो नहीं डरता। अगर मैं किसी मोटे तकड़े भूत से भी मिला तो मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखा दूंगा। आसपास में जो लोग खड़े थे वो उसकी प्रशंसा करने लगे और एक जो युवा व्यक्ति था उसने कहा, हमारे यहाँ पास में ही एक भूतिया रेगिस्तान है जो बहुत अधिक डरावना है। अगर वहां एक रात जाओ तो तुम्हें पता लग जाएगा। वहां तुम्हें अवश्य ही भूत मिलेंगे। वहां भूत बहुत आसानी से घूमते हैं और अजीब प्रकार के चीखने और चिल्लाने की आवाजें वहां आती रहती है। वहां से जितने भी यात्री गुजरते हैं उन्हें लूट लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। क्या तुम वहां जाना चाहोगे? विजय सिंह ने सोचा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। परंतु फिर भी उसने कहा, हाँ, मैंने उस भूतिया रेगिस्तान के बारे में सुना है। वो बहुत खतरनाक बताया जाता है, परंतु मुझे इससे कोई डर नहीं लगता। ये केवल एक कहानी है। तो उसके एक प्रशंसक ने कहा, बिल्कुल सही है। ये जो जगह है वो यहाँ से 10 मील दूर है, जो कि जैसलमेर रोड की तरफ हम जब जाते हैं तो पश्चिम में दिखाई देती है। और उसे पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक काली सी पथरीली चट्टान है, वो हमें दिखाई देती है जो किसी ऊंट की तरह दिखाई देती है। लेकिन उसके पीछे अगर हम देखें तो धूल भरे मैदान है और चारों तरफ खालीपन ही नजर आता है जहां भूतों का राज्य
है। अब जब विजय सिंह ने वहां जाने का निर्णय लिया तो पूरे गांव के लोग वहां विजय सिंह को विदाई देने के लिए इकट्ठा हो गए। विजय सिंह उस भूत से लड़ने के लिए जा रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास में आई और उसने कुछ छोटे छोटे पैकेट उसके हाथ में थमा दिए और विजय सिंह ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसे ही विजय सिंह आगे बढ़ा तो धीरे धीरे रात होने लगी, चंद्रमा चमकने लगा, तारे यहाँ वहां दिखाई दे रहे थे और अभी भी उसका जो लक्ष्य था उससे थोड़ा दूर था। विजय सिंह को याद आया, उस बूढ़ी औरत ने मुझे कुछ दिया था। उसने उसे उस पोटली से निकाला और उसे देखा तो उसने देखा कि एक में थोड़ा नमक था और दूसरे में एक अंडा था। विजय सिंह इसके बारे में कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन ये बुढ़िया औरत जो थी अपनी सनकी हरकतों के कारण से पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, तो उसने सोचा अवश्य ही ये मेरे कुछ काम आ जाएंगे। जैसे ही विजय सिंह उस खतरनाक रेगिस्तान में पहुंचा उसे एक आवाज सुनाई दी, विजय सिंह, तुम इस रेगिस्तान में खो जाओगे, तुम इस तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नटवर। तुरंत विजय सिंह ने पहचान लिया कि ये मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये एक भूत है। लेकिन विजय सिंह ने बहादुरी भरे शब्दों से कहा, तुम कहाँ हो मेरे प्यारे नटवर, अंधेरा हो रहा है, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। अच्छे पहलवानों की तरह विजय सिंह अपने दुश्मन को अच्छी तरह पहचान लेना चाहता था ताकि वो उसे आसानी से पराजित कर सके। जल्द ही वो भूत विजय सिंह के सामने आ गया। विजय सिंह उसकी आंखों में देखने लगा और भूत भी ऐसा ही करने लगा। विजय सिंह ने कहा, तुम तो सीधे साधे भूत हो, चलो कोई बात नहीं, मुझे और आगे नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुमसे ही मिलने के लिए यहाँ आया था। भूत उसकी बातों को सुन के बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि ये कौन व्यक्ति है जो मुझसे मिलने के लिए आया है। मुझे देखते ही लोग अक्सर मुझसे डर जाते हैं और ये मुझसे ही मिलने आया है। विजय सिंह ने कहा, हाँ भाई हाँ, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ, तुम इस तरह से चकित क्यों हो रहे हो? लगता है तुम कोई मूर्ख भूत हो और यह हो सकता है तुम कोई भूत हो ही नहीं। मैं पहलवानी करते करते थक चुका हूँ, मैं हमेशा केवल मनुष्यों से ही मुकाबले करता हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मैं किसी भूत को पराजित करूं। भूत कुछ भी नहीं बोल पाया, वह समझ नहीं पाया कि ये कैसा व्यक्ति मेरे सामने आया है जो मुझे पहलवानी में पराजित करने के लिए आया है। भूत ने कहा, तुम मुझे इतने ताकतवर तो नहीं दिखाई देते। विजय सिंह ने कहा, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, तुम अपने आप को ही ले लो, तुम मुझे अपने आप को नटवर बता रहे थे, लेकिन तुम तो केवल एक भूत निकले। और अगर तुम्हें मेरी ताकत पे संदेह है तो मैं इसका थोड़ा सा नमूना तुम्हें दिखा देता हूँ। विजय सिंह ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, ये लो, और उसने उसे भूत को दे दिया। अब इसे जोर से पिचका दो, किसी द्रव पदार्थ से भरा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। भूत ने उस पत्थर को लिया और उसे दबाने का प्रयास किया, पहले एक हाथ से फिर दोनों हाथ से, परंतु कुछ नहीं हुआ। उसी समय विजय सिंह ने चुपचाप अपनी जेब से अंडा निकाल लिया। अब विजय सिंह ने वो पत्थर उस भूत से छीन लिया और उसे अपने दोनों हाथों के बीच में ले लिया। तुरंत अंडा फूट गया, उससे अच्छी आवाज निकली जैसे ये पत्थर फूट गया हो, और भूत जो है वो बहुत ही ज्यादा चकित हो गया कि विजय सिंह ने ऐसा कैसे कर दिया। तभी विजय सिंह ने क्या किया, एक दूसरा पत्थर उठाया और वो भी भूत को दे दिया। बिना किसी शब्द को कहे भूत ने इसे ले लिया और उसे देखने लगा। तभी विजय सिंह ने क्या किया, अपनी जेब से नमक की जो छोटी सी पोटली थी उसे निकाल लिया। भूत ने कहा, ये तो केवल पत्थर है और इतने अंधेरे में मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। विजय सिंह ने कहा, अच्छा तुम्हें अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो पहले भूत के बारे में सुन रहा हूँ जिसे अंधेरे में दिखाई नहीं देता। ये जो पत्थर मैंने तुम्हें दिया है इसके अंदर कुछ है, इसे तबाह कर दो, इसे चकनाचूर कर दो, इसके अंदर तुम्हें कुछ अवश्य ही मिलेगा। अब भूत को अपनी शक्तियों पे संदेह होने लगा कि वास्तव में मुझ में भूत वाली शक्तियां हैं या नहीं है। तब विजय सिंह ने कहा कि मुझे लगता है तुम मेरे लिए सही प्रतिद्वंदी नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत कम ताकत है, तुम्हें तो मैं 1 मिनट में ही चित कर दूंगा। विजय सिंह ने वो पत्थर उससे ले लिया और उसके पास नमक की पोटली थी, उसने उसे अपने दोनों हाथों के बीच में ले लिया और धीरे से नमक को गिरा दिया।
अब ये पहलवान की विशेष ताकत को देख के ये जो भूत है वो बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि ये कैसा पहलवान मेरे सामने आया है जो पत्थरों में से पानी और नमक निकाल देता है। अब ये भूत समझ चुका था कि अपने प्रतिद्वंदी को इस तरह से हराना बहुत मुश्किल होगा, मुझे इसे चालाकी से हराना होगा। और उसने कहा, विजय सिंह मेरे दोस्त, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला और मैं अपने आप को पराजित मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पे आज रात को चलो और मेरे घर आराम करो ताकि तुम कल वापस जा सको। विजय सिंह बहुत अधिक खुश हुआ। उसने कहा, तुमने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारे सम्मान को ठुकरा नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन कल तुम्हें मेरा बंदी बनके मेरे साथ चलना होगा और ये मेरे लिए मेरी जीत की एक ट्रॉफी के रूप में होगा। जो भूत है वो इस बात के लिए सहमत हो गया। इस प्रकार से दोनों उस घर के अंदर चले गए जहां भूत रहा करता था। भूत ने उसका बहुत आतिथ्य सत्कार किया, उसे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारा दूध पीने के लिए दे दिया और रात को सोने के लिए बहुत अच्छा बिस्तर भी दे दिया। लेकिन विजय सिंह को पता था कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। रात के समय वह चुपचाप अपने बिस्तर से निकल गया और उसने वहां पे कुछ तकिए और गद्दे जो हैं वो इस तरह से सजा दिए जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और खुद चुपचाप जाके एक कोने में छिप गया। जैसे ही सुबह हुई, भूत जो है एक बहुत बड़ा लकड़े का हथियार लेके विजय सिंह के कमरे में आया और उसने देखा कि विजय सिंह सो रहा था और उसे लगा कि इस तरफ विजय सिंह का सिर है और उसने उस सिर पर एक बहुत जोर से प्रहार कर दिया और किसी प्रकार का कोई हलचल दिखाई नहीं दी। परंतु फिर भी अपने आप को संतुष्ट करने के लिए 6 बार उसने और अधिक प्रहार किया ताकि विजय सिंह में किसी प्रकार की कोई जान ना रहे। अब वह जाके वापस अपने कमरे में चला गया और विजय सिंह भी वापस अपने बिस्तर में आ गया। सुबह जब भूत उठा तो उसने देखा कि विजय सिंह अपने बिस्तर में है। वो उसके पास में गया और विजय सिंह ने उससे कहा, अरे दोस्त, तुम्हारे इस घर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं जो हमें परेशान करते हैं। मैं रात को अच्छी गहरी नींद में सो रहा था और कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा मुझे परेशान करने के लिए आ गया। उसने अपने पंखों से 7 बार मुझ पर प्रहार किया, लेकिन अच्छा हुआ उसने मुझे काटा नहीं। इससे मुझे बड़ी ही तकलीफ हुई, परंतु कोई बात नहीं। अब वो भूत सोचने लगा कि मैंने 7 बार लकड़ी से विजय सिंह पर बहुत जोर से प्रहार किया था और इसे तो वो किसी छोटे जानवर या कीड़े मकोड़े जैसा प्रहार लग रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत ही ताकतवर है। भूत को अपनी शक्तियों पे बहुत अधिक संदेह होने लगा और उसने सोचा कि इस व्यक्ति से उलझने का कोई फायदा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसके सामने अपनी पराजय स्वीकार कर लेता हूँ। इस प्रकार से वो वहां से भाग गया और उसने जितना भी लोगों का धन लूटा हुआ था उसे भी वो वहीं छोड़ के चला गया। विजय सिंह को वो सारा धन गांव लाने के लिए बहुत सारे ऊंटों की आवश्यकता पड़ी और उसके साथ में विजय सिंह जो है वो सारा धन गांव लेके आया और जिस जिस व्यक्ति का वो जो धन था उसने उनको दे दिया और वह विशेष रूप से उस बुढ़िया औरत के पास गया और उसे धन्यवाद दिया कि आपने जो मुझे तोहफे दिए थे वो मेरे बहुत ही काम आए और उनसे कहा, क्या मैं आपकी पोती से विवाह कर सकता हूँ। उसके बाद में विजय सिंह ने बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दिया और गप लगाना छोड़ दिया और ऐसा कहा जाता है अब किसी भी यात्री को उस रास्ते में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था। अब कोई भी उस खतरनाक रेगिस्तान से आसानी से जा सकता था क्योंकि अब वो रेगिस्तान खतरनाक और डरावना नहीं रहा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना